गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। वेलकम टू दी क्लास, द लास्ट क्लास, क्लास 10th अबे बैच की आखिरी क्लास है भैया आज। ठीक है, और क्लास का नाम है मैप वर्क। आ जाओ। आइए। Am I audible and visible to you people? क्या मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? Am I audible and visible? फटाफट से एक बार चैट में बता दो जरा सारे बच्चे। वही मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। हो गया? हाँ जी, ठीक है ठीक है। लाइव पे जाऊंगा ना, लाइव में दिखेगी क्लास। यस। सो वेलकम टू दी क्लास। सारे बच्चे एक बार आ जाओ। आज की क्लास अपनी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्यों बहुत महत्वपूर्ण होने वाली? क्योंकि आज 5 नंबर जो है अपने, वो अपन यहां पे क्या करेंगे, सिक्योर कर लेंगे। कैसे 5 नंबर सिक्योर कर लेंगे कि मैप वर्क जो है कंप्लीट सोशल साइंस में 80 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो उस 80 नंबर में से 5 नंबर का मैप वर्क जो आता है आपका, वो कौन सा आता है? 5 नंबर का जो मैप वर्क, मतलब 5 नंबर जो रहते हैं 80 नंबर में से, वो मैप वर्क से आते हैं। तो आज अपन वो पूरे 5 नंबर क्या करने वाले हैं, सिक्योर करने वाले हैं, कंफर्म करने वाले हैं कि ये 5 नंबर अपने कहीं ना जाए, ये 5 नंबर अपने हमेशा अपने पास ही रहे। चैट क्यों नहीं चल रही है? आ जाओ। हाँ बस बस बस, अब मेरे एंड पे सब कुछ चालू हो गया सही साठ बेहतरीन। चलो भाई साहब, आइए। आ गए? आज तो आ ही जाओ सारे, है कि नहीं? एक क्लास, और एक क्लास में अपन क्या करेंगे? कुछ एरर जा रहा है, बता दो एक बार। तुम जो लिख रहे हो ना चैट में कि अभी ना जाओ छोड़कर, तो मेरे कानों में वो गाने ट्यून में बज रहा है। मैं जो ऐसा पढ़ रहा हूँ टेक्स्ट में, मैं पढ़ रहा हूँ जरूर उसको टेक्स्ट में, लेकिन कानों में वो गाने के साथ बज रहा है ट्यून में। अभी कहीं नहीं जा रहे बेटा, छोड़ के पढ़ लो। इधर तो ऐसा मारेंगे, इधर से मारेंगे उधर घुमा देंगे। हाँ ठीक है, अभी जब तक पेपर नहीं हो तब तक कोई तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला है। मैं हूं, मैं था और मैं रहूंगा। ठीक है, तो पढ़ो चुपचाप, इधर ध्यान दो। सुनो मेरी बात, काम की बात बताता हूँ। क्या बोलते हैं, मैप वर्क लेके, मैप लेके आए हो, पॉलिटिकल मैप। तो अपन क्या करेंगे, पहले हिस्ट्री का मैप वर्क करेंगे और फिर ज्योग्राफी का मैप वर्क करेंगे। हिस्ट्री के मैप वर्क में हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर है, मात्र एक चैप्टर। और जो मात्र एक चैप्टर है हमारे पास हिस्ट्री के मैप वर्क में, वो एक चैप्टर कौन सा है अपना? हिस्ट्री के चैप्टर का एक मैप वर्क का जो चैप्टर है, वो चैप्टर है आपका ये वाला, क्या नाम इसका, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर को पढ़ लेंगे तो अपना काम हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे अपन हिस्ट्री से। और जो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में चैप्टर 2 को छोड़ के बाकी के 6 चैप्टर पढ़ना है। इस तरह से आपके 5 नंबर सिक्योर हो रहे हैं। अब इस 5 को भी अगर अपन ब्रेकअप करें, तो अपन ब्रेकअप नहीं करेंगे दोस्त, ठीक है, 5 नंबर का ब्रेकअप कर रहे हैं। तो 5 नंबर में भी सिंपल चीज है कि 2 नंबर हिस्ट्री का आता है, तो पहले अपन 2 नंबर अपने पक्के करते हैं। आ जाओ। तो अगर आप सीबीएसई का सर्कुलर देखोगे, तो सीबीएसई का सर्कुलर देखने पे आपको पता चलेगा
क्या पता चलेगा सीबीएसई का सर्कुलर देखने पे कि हिस्ट्री से सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया जो है, हिस्ट्री से सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से मैप वर्क आता है। क्या हो रहा है? हिस्ट्री से सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से मैप वर्क आना है। तो इसमें 3 पॉइंट्स ये हो गए और 3 2 5 पॉइंट ये हो गए, तो 3 और 8, ठीक है, 3 + 5 8, टोटल 8 पॉइंट जो है, ठीक है, टोटल 8 पॉइंट जो है, टोटल 8 पॉइंट को ही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, टोटल 8 पॉइंट को ही आपको ध्यान रखना है। ये 8 पॉइंट में से आपके 2 नंबर सुनिश्चित है कि 2 नंबर यहां से आना है, मतलब आना है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो गया? तो मेंटल क्लैरिटी इस चीज की रखना है कि हम 8 पॉइंट अभी 10 मिनट में, आगे आने वाले 5 मिनट में, इनफैक्ट आगे आने वाले 5 मिनट जो होंगे, तो इन 5 मिनट में तुम्हें 2 नंबर पक्के करवा रहा हूं। 2 नंबर पक्के करवा रहा हूं इन द सेंस कि ये इसके बाहर पेपर नहीं है, 2 नंबर इन्हीं 8 पॉइंट में से आना है। समझ गए मेरी बात? ये लिख के ले लो तुम मुझसे, आज की इन 8 पॉइंट के अलावा अगर कुछ पूछ लिया जाए हिस्ट्री से तो दिगराज सर अपनी मुझे कलम करवा देंगे भाई। तो ये 8 पॉइंट अपन पढ़ेंगे, तो इससे अपना हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है, 2 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं, बच रहे 3 नंबर। तो ज्योग्राफी में क्या देखो, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बीच का चैप्टर 2 हट गया, एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर के बाद में फिर क्या है, एग्रीकल्चर के बाद में जैसे आप देखोगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज हो गया, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के बाद में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाला चैप्टर आपका ये चैप्टर नहीं आ रहा है, ठीक है, ये वाला चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है नहीं आ रहा है, लेकिन इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट ना आते हो, इस चैप्टर का थ्योरी जो है, इस चैप्टर का थ्योरी नहीं आ रहा है, लेकिन मैप वर्क जो है, इस चैप्टर का थ्योरी नहीं आ रहा है, लेकिन मैप वर्क जो है वो आ रहा है, ठीक है, इस चैप्टर का थ्योरी नहीं आ रहा है लेकिन मैप वर्क आ रहा है। तो अपन वही करने वाले, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का पूरा मैप वर्क यहां समझ लेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों, तो अगर यहां तक क्लैरिटी आ गई है तो एक बार जोर से बता दो मुझे कि हाँ सर क्लैरिटी आ गई है, अब अपन फाइनली शुरू करते हैं। बताओ, क्लियर है? मेरे स्कूल में चोरी चोरा प्लॉट करने को दिए थे, बोले थे एग्जाम में आएगा। मैं बोल रहा हूं तुम्हारे कोई भी स्कूल हो, कोई भी टीचर हो, मैं जो बता रहा हूं तुम्हें उसके अलावा बाहर कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यार सीबीएसई ने जब सर्कुलर में नहीं दिया तो कैसे आएगा, ठीक है। तो ये 3 सेशन ये आएंगे और 3 सेशन के बाद में चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, अमृतसर और डांडी, बस 5 ही आएगा। इतना ही आना, इतना पढ़ना अपने को, ठीक है, क्लियर है? लास्ट में सॉन्ग बजा देना। अब मैप ले लेके बैठे हो, पॉलिटिकल मैप खोल लो इंडिया के, इस तरह से पॉलिटिकल मैप ले लेके बैठे हो तो खोल लिया पॉलिटिकल मैप। अभी कुछ करवाए नहीं बेटा, आप शुरू कर रहे हैं बस। आज तो मन भी नहीं हो रहा मेरा करवाने का। रोज हंसते थे उस चीज पे, क्या मैं तुम लोगों को बोल देता है रोना गाना मत मचाना, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। नाउ आई एम रियलाइजिंग क्या कि आज तो खत्म हो जाएगी मेरे दोस्त आज आज खत्म हो जाएगी। आज मैं ये भी नहीं बोल सकता कि रोना गाना मत मचाना, नहीं तो बहुत मारूंगा, कल क्लास में मिलेंगे। चलो, कितने मैप रखना है? तो देखो हिस्ट्री के लिए 2 रख लो, 6 चैप्टर आपके ज्योग्राफी के हैं तो 6 चैप्टर के लिए अलग 6 रख लो, 6 इनफैक्ट ज्यादा रख लो। मैंने तुम्हें हमेशा से बोला मैप में कंजूसी करना मतलब क्या है, महामूर्खता का काम है। क्यों? क्योंकि अच्छे से नोट्स बन जाएंगे तुम्हारे, अगर मैप में अच्छे से प्लॉट करते चलोगे तो अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। तो मैप इसके लिए भाई, इधर से ये वाला बंद करना यार, ये बंद करना दोस्त, ये हाँ ठीक है, मैप अच्छे से रखना। ठीक है, चलो भाविश आ जाओ। तुम्हें आज टेस्ट पेपर नंबर 3 का सोल्यूशन मिल गया। अब सुन लो, अब मैं चैट बंद कर रहा हूं जरा 2 मिनट के लिए। अब मैं जब तक हिस्ट्री का मैप वर्क करूंगा, जब तक अभी तुमसे कोई बातचीत नहीं करूंगा मैं, कट्टी हमारी और तुम्हारी। तो
टेस्ट पेपर नंबर 3 का सोल्यूशन मिल गया। टेस्ट पेपर नंबर 3 का अगर सोल्यूशन मिल गया तो टेस्ट पेपर नंबर 4 मिलेगा, आज या कल में मिल जाएगा। टेस्ट पेपर नंबर 4, बाकी के जितने चैप्टर अभी जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लास्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ ना, तो यहां तक के सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट पेपर नंबर 4 सॉल्व कर लेना। फिर उसके बाद में इंडिविजुअल पेपर मिलेगा, एक हिंदी, इंग्लिश, एक एसएसटी, एक मैथ्स और एक साइंस और एक आईटी का। 4 पेपर वो गए और 6 पेपर आपके पास बचे होंगे, ठीक है। 6 शीट्स बची होगी ना ब्रह्मास्त्र की, तुम 6 शीट्स में आगे आने वाले 6 फुल पेपर सॉल्व करना फिर अब, ठीक है। चलो आ जाओ, शुरू किया जाए कार्यक्रम। हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर है हमारे पास में। अब ये जो नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर है, तो इस नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन है। 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कौन कौन से हैं? एक सितंबर 1920 का कांग्रेस सेशन हुआ था, एक दिसंबर 1920 का कांग्रेस सेशन हुआ था, और एक 1927 में मद्रास में कांग्रेस सेशन हुआ था। अब कहानी क्या देखो, मान लो हम इस तरफ से ईस्ट से कंट्री में घुसते हैं, तो ऐसे ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले सितंबर 1920 का कांग्रेस सेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में, ठीक है। तो सितंबर 1920 का कांग्रेस सेशन हुआ था, सितंबर 1920 का मैप पे प्लॉट करो, कलकत्ता में कांग्रेस सेशन हुआ था। ये जो कलकत्ता का कांग्रेस सेशन था, यहां पे क्या है? प्रपोजल रखा गया था किसका? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, प्रपोजल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रखा गया था। फिर यही सितंबर 1920 से आगे बढ़ोगे, तो आप सितंबर से आगे बढ़ोगे तब यहां पहुंचते पहुंचते दिसंबर आ जाएगा ना। तो नागपुर का ये जो दिसंबर का 1920 का कांग्रेस सेशन था, दिसंबर 1920 का जो कांग्रेस सेशन था नागपुर का, ठीक है। तो यहां पे क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था कि हाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भाई साहब यहां से शुरू हो रहा है, समझ गए? यहां से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो रहा है। अब अगर आप देखोगे तो सितंबर 1920 पहले कलकत्ता का, दिसंबर 1920 नागपुर का कांग्रेस सेशन। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना मन, तो ऊपर से नीचे आने में समय लगता है, तो 7 साल लग गए भाई साहब, 1920 से 1927, तो ये मद्रास पहुंच गए, ठीक है। तो 1927 में मद्रास कांग्रेस सेशन हुआ था, जिसमें जो साइमन कमीशन आया था उसके अगेंस्ट में कह सकते हैं गो बैक साइमन वाला जो नारा लगा के मूवमेंट चालू किया गया था, वो इस 1927 के मद्रास कांग्रेस सेशन से ही हुआ था। तो 1927 का मद्रास कांग्रेस सेशन ये भी एक सेशन था, समझ में आया? तो 1 2 3, अब मैं सारा सब कुछ मिटा दे रहा हूं, फिर से प्रैक्टिस करेंगे अपन। तो 3 कांग्रेस सेशन थे। कलकत्ता 1920 का सितंबर का जो कांग्रेस सेशन था, जहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्रपोज किया गया था, ठीक है। और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1920 के दिसंबर कांग्रेस सेशन में क्या किया गया था? एक्सेप्ट कर लिया गया था। इस 1920 में नागपुर के कांग्रेस सेशन में दिसंबर में एक्सेप्ट कर लिया गया था। और मद्रास जो है यहां लगाओ, तमिलनाडु के पास चेन्नई में, ठीक है, मतलब चेन्नई को मद्रास बोलते हैं, तमिलनाडु में चेन्नई मद्रास, ठीक है। तो ये जो था 1927 का कांग्रेस सेशन, इस कांग्रेस सेशन को क्या कहेंगे आप? ये जो कांग्रेस सेशन था, इस कांग्रेस सेशन में साइमन कमीशन के अगेंस्ट में क्या है? अपोजिशन स्टार्ट हुआ था, इस कांग्रेस सेशन थे। ये 3 कांग्रेस सेशन में से ये तय है कि 1 नंबर का पेपर आएगा। अब तुम्हें मात्र 79 मार्क्स के लिए पढ़ना है, क्यों? क्योंकि 1 नंबर अपन ने सिक्योर कर लिया है, समझ गए? तो मैं तुम्हें नोट्स कैसे दूंगा? ये नोट्स ये दे दूंगा, देखो। तो सारा सब कुछ यहाँ पे अच्छे से मार्क्ड है कि फर्स्ट वाला सितंबर 1920 का कांग्रेस सेशन कलकत्ता का था, वेस्ट बंगाल में। सेकंड वाला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, ठीक है, जहां नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट किया गया नागपुर महाराष्ट्र में। और थर्ड वाला जो है तो मद्रास तमिलनाडु में 1927 का कांग्रेस सेशन था। फाइन, ये हो गया आपका 3 कांग्रेस सेशन। अब इसके अलावा इस चैप्टर से और क्या पूछा जाएगा? इसके अलावा इस चैप्टर से 5 पॉइंट्स और हैं। तो सत्याग्रह मूवमेंट 3 जगह, महात्मा गांधी 1915 में आए, 16 में कंट्री घूमे, 17 18 इन 2 सालों में उन्होंने 3 जगह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या किया? इन 3 जगह पे उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को परफॉर्म किया था, ध्यान है। तो पहला सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने कहां परफॉर्म किया था? चंपारण बिहार में, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, तो जो इंडिगो प्लांटर्स थे, मार्क करो, तो उन लोगों के सपोर्ट में महात्मा गांधी खड़े हुए थे बिहार में। तो ये फर्स्ट वाला आपका यहां हो जाएगा, इंडिगो प्लांटर्स के लिए महात्मा गांधी गए बिहार में, ठीक है, चंपारण। दूसरा क्या है? खेदा गुजरात। तो खेदा गुजरात की अगर बात करें हम, तो खेदा गुजरात ये यहां पे आ जाएगा आपका, जहां पे उन्होंने क्या है? पीजेंट्स के लिए सत्याग्रह में खड़े हुए महात्मा गांधी। और थर्ड वाला है अहमदाबाद, कॉटन मिल
वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया था अगेंस्ट द कॉटन मिल ओनर्स, तो ये थर्ड वाला आपका यहां आ जाएगा। तो 1 2 3 ये 3 कांग्रेस सेशन आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। समझ में आया? ये 3 कांग्रेस सेशन आपको ध्यान रखना है, चंपारण, खेदा और अहमदाबाद वाली, ये 3 कांग्रेस सेशन ध्यान रखना है। फिर बात करें क्या, अमृतसर पंजाब। अब बात की जाए अमृतसर पंजाब की, तो अमृतसर पंजाब क्या है, यहां पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। फाइन, तो जो 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, वो कहां हुआ था, अमृतसर पंजाब में। तो ये पंजाब है ऊपर, पंजाब में यहां पे आपको अमृतसर लगाना है, ठीक है। तो ये अमृतसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला पॉइंट अमृतसर हो जाएगा। और एक जो मतलब ये 3 ये पॉइंट हो गए, 4 के 5वां पॉइंट जो दांडी है, दांडी गुजरात, जहां से क्या है, जहां पे आप देखते हैं कि जहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। लॉजिक लगाना थोड़ा सा कि दांडी एकदम कोस्ट पे लगाएंगे अपन लाइन पे, क्यों, क्योंकि कोस्टल टाउन है। तो दांडी गुजरात में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था दांडी से, तो ये आपने दांडी गुजरात लगा दिया आपका, ठीक है। दांडी गुजरात हो गया आपका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहां से स्टार्ट हुआ था। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरह से अब आपको क्या होना चाहिए, इस तरह से आपको एक क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी होना चाहिए पूरी, किस चीज की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट की, जिसमें ये 5 पॉइंट जो है, इन 5 पॉइंट्स के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स की प्लेसेस बताई गई है। ना इसमें तुम्हें चौरी चौरा ध्यान रखना है, ना इसमें तुम्हें कुछ और ध्यान रखना है, लाहौर सेशन ध्यान नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है, सब पुरानी बुक के हिसाब से है। मैं तुम्हें लेटेस्ट सीबीएसई के सर्कुलर के हिसाब से बता रहा हूं, सिर्फ ये 5 पॉइंट। आ जाओ एक बार रिवीजन करें अपन, ठीक है, मैप पे मिलाना अपने अपने, ठीक है। तो फर्स्ट चंपारण बिहार में। अब देखो क्या होता है ना सर, थोड़ा इधर लगा दे, थोड़ा इधर लगा दे, गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। 19-20 चलता है। अगर आपसे मान लो नागपुर पूछा जा रहा है, नागपुर महाराष्ट्र में, आपने यहां या फिर यहां लगा दिया, तो इतना 19-20 चलता है। नागपुर अगर यहां लगाओगे तो गलत हो जाएगा, समझ में आया? तो रिलेटिव पोजीशन ध्यान रखना कि जैसे चंपारण थोड़ा नदन साइड में, तो ये चंपारण आपने बिहार में अच्छे से लगा दिया नदन साइड में। फाइन, खेदा जो है, तो खेदा आपने क्या लगा दिया यहाँ पे, खेदा गुजरात में लगा दिया आपने, ये खेदा गुजरात। थर्ड पॉइंट जो है ये क्या है, थर्ड पॉइंट जैसे अगर आप देखोगे तो अहमदाबाद में, गुजरात में यहां लगा दिया आपने। फोर्थ पॉइंट जो है आपका क्या है, तो सॉरी मतलब 1 2 3 ये आपने सत्याग्रह मूवमेंट लगा दिए। फिर उसके बाद में जो थर्ड पॉइंटर है वो है जलियांवाला बाग, ये लगा दिया जलियांवाला बाग आपने कहां पे, पंजाब, अमृतसर, ठीक है। फिर दांडी कोस्टल टाउन जो है, तो दांडी कोस्टल टाउन ये गुजरात में, फोर्थ पॉइंट ये लगा दिया अपन ने। फाइन, तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो रहा है। गॉट माय पॉइंट? बताओ, तो ये दोनों स्लाइड्स, एक ये वाली और एक ये वाली ऑलरेडी मार्क जो है, ठीक है, आई विल गिव यू, ठीक है, मैं तुम्हें दोनों स्लाइड्स नोट्स में दे दूंगा, तो तुम्हें ये क्लैरिटी होना चाहिए। तुम भी खुद मार्क करते चला, नोट्स में दे देंगे सर, हाथ पैर ऊपर करके बैठ गए। अपने हाथ से एक बार मार्क करो तो मसल मेमोरी को याद होगा। ये हो गया हिस्ट्री, सिंपल हिस्ट्री इतना ही है। ये इतने 8 पॉइंट में कितने लोग मुझे बताओ जरा चैट में कॉन्फिडेंट हो कि यस सर कॉन्फिडेंट है? क्यों? क्योंकि इन 8 पॉइंट से आपके 2 नंबर पक्के हैं। मैंने बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से बताया, ठीक है। बोलो कि यस सर, अब पेपर मात्र 78 का देंगे, अब पेपर मात्र 78 मार्क्स का होगा। क्यों? क्योंकि 2 नंबर तो हमने आज सिक्योर कर लिए। हाँ जी, लिखो जरा चैट में 78 ओनली, मतलब अब सिर्फ 78 का पेपर बचा है अपना, ठीक है। चिकारा की कसम, मेरी कसम क्यों खा रहे हो? देखो क्लास आखिरी है, लेकिन अपन मिलेंगे अभी लाइव में, वापस मिलेंगे ना अपन कल की परसों बैटल में मिल रहे हैं। परसों बैटल है, परसों पटकता हूं उठा के इन दोनों को, जरा मैथ्स और साइंस निकाल दूंगा इनके में अच्छे से, ठीक है। हल्के में लेते मुझे, भूल जाते हैं कि मेरा नाम दिगराज है। सर मेरे तो 80 भी सिक्योर है, ये दैट्स द कॉन्फिडेंस। 80 सिक्योर है बच्चे के। 2 नंबर क्या होता है, 2 मार्क्स ओनली लिखने वाले। मैं ये बता रहा हूं तुम्हें, ये 2 मार्क्स तो पक्के हैं। 78 के तो अपन प्रिपेयर कर रहे हैं ना, अब सिर्फ 78 बचा है, 78 ओनली। आ जाओ अब इसको 75 ओनली पे लेके चलते हैं। तो ज्योग्राफी में देखो क्या है, ज्योग्राफी में अगर हम बात करें ना, तो ज्योग्राफी में चैप्टर 1 से मैप वर्क आएगा, 2 से नहीं आता है, 2 से कोई मैप वर्क नहीं आता है,
3 से मैप वर्क आता है, 4 से मैप वर्क आता है, 5 से मैप वर्क आता है, 6 से आता है, 7 से आता है। अब इसमें भी पता है, इसमें भी अगर मैं तुम्हें थोड़ा और इनसाइडर पर्सपेक्टिव दूं तो 1 से वैसे मैप वर्क आएगा नहीं, 1 भी डाउटफुल ही रहता है। क्यों? क्योंकि 1 चैप्टर 1 जो, तो चैप्टर 1 के मैप वर्क देखने को नहीं मिलते हैं। ये तय है कि अब जो बचे हुए 3 नंबर का ज्योग्राफी से मैप वर्क आना है, तो उन बचे हुए 3 में से 1 नंबर का पक्का है, 1 नंबर का पक्का है चैप्टर 7 से आएगा, शर्त लगा लो आज। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर थ्योरी आई नहीं रही, इस चैप्टर से सिर्फ मैप वर्क आना, सिर्फ मैप वर्क आना, तो ये आएगा पक्का। ठीक है, तो अब अपने को 3 नंबर पढ़ना है, तो 3 नंबर में से 1 नंबर तो अपन इस चैप्टर 7 से कर लेंगे सिक्योर। अब बच रहे क्या? 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर जो है, तो इन 4 चैप्टर में से अपने को 2 नंबर और पक्के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपनी प्लानिंग है, समझ गए? तो अपने पास फुल प्रूफ प्लानिंग है कैसे अपने को 3 नंबर और सिक्योर करना है। चैप्टर 1 ठीक है, ऐसे ही क्या बोलते हैं कि डिस्को डाइसी टाइप से है थोड़ा सा, तो लेकिन फिर भी समझ लेते हैं चैप्टर 1 में क्या बताया गया है। चैप्टर 1 में पूछा जाएगा, अगर आएगा तो, आइडेंटिफाई दी मेजर सॉइल टाइप्स। देखो कोई गारंटी नहीं कि ना आए, वैसे नहीं आता है, लेकिन अगर आ गया तो, क्योंकि सिलेबस में तो दिया है, तो अपन इसलिए पढ़ के चल रहे हैं, सब कुछ छोड़ के कुछ नहीं चल रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर सॉइल टाइप्स की अगर बात करें तो ये कंट्री है पूरी, इस पूरी कंट्री में आपको एक मैप देखने को मिलता है चैप्टर में, जहां पे आपको देखने को मिलता है क्या कि ये कुछ कुछ सॉइल टाइप है अपनी। तो ये कुछ कुछ सॉइल टाइप जो है, तो इस कुछ कुछ सॉइल टाइप में जैसे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक सॉइल आपकी कौन सी है, एक सॉइल आपकी जैसे आप देखोगे तो ऊपर ये माउंटेन सॉइल है, या फिर इसको क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट सॉइल कहा जाता है। फिर एक सॉइल आपकी क्या है, ये एक सॉइल जो है आपकी ये है ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है। ब्लैक सॉइल के बाद में क्या है, एक सॉइल आपकी रेड एंड येलो सॉइल, जो कंट्री के सदर्न इंडिया का मेजर पार्ट कवर करती है, तो ये रेड एंड येलो सॉइल हो जाएगी। फिर उसके बाद एलुवियल सॉइल की अगर बात करें तो जो कंट्री का नदर्न पार्ट है, ये ग्रीन कलर में जो दिख रही है ना, ये नदर्न पार्ट जो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। फिर आप देखोगे तो एक सॉइल और बच रही है आपकी, कौन सी, लेटराइट सॉइल बच रही है ना, और फॉरेस्ट सॉइल तो बता ही दिया, माउंटेन सॉइल या फिर फॉरेस्ट सॉइल बोल दो। अब एक लेटराइट सॉइल जो बच रही है, तो ये लेटराइट सॉइल कहाँ है आपकी, ये जो वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट के अलावा ये जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पार्ट है। ठीक है, एरिड सॉइल एक बच रही है, तो एरिड सॉइल राजस्थान की इतनी सॉइल जो है, इसको एरिड सॉइल कहा जाता है। फाइन, अभी मैंने मोटा माटी तुम्हें इस मैप को इसलिए दिखाया क्योंकि इस मैप में इंडेक्स के साथ में सारी सॉइल दी है। अब ये सॉइल पे क्वेश्चन आएगा भी तो किसके लिए आएगा, आइडेंटिफिकेशन टाइप के लिए आएगा, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा आ गया, क्या आ गया क्वेश्चन ऐसा कि बताओ मुझे, आइडेंटिफाई दी सॉइल टाइप, कौन सी सॉइल है ये, आइडेंटिफाई करो विच सॉइल इज दिस, आइडेंटिफाई दी सॉइल टाइप, ये कौन सी सॉइल है। आइडेंटिफाई दी सॉइल टाइप, सॉइल टाइप आइडेंटिफाई करो, ये कौन सी सॉइल टाइप है। लेटराइट, वेरी गुड। एरिड बोल रहे, मार मार चमगादड़ बना दूं मैं, ये बोला, ये लाल कलर में दिख नहीं रही, एरिड सॉइल कहां से हो जाएगी ये जो है, ये लेटराइट सॉइल है। ठीक है, ये लेटराइट सॉइल है। तो लेटराइट सॉइल मेजरली आपको कहां मिलेगी, या तो यहां नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, या फिर वेस्टर्न घाट पे, तो जहां खूब बारिश होती है, ठीक है, एक्सेसिव रेनफॉल और एक्सेसिव हीट जहां होती है, वो लेटराइट सॉइल वाला एरिया होता है। तो ये लेटराइट सॉइल अपन ने पढ़ ली। अगला है एरिड सॉइल, तो जो अरावली माउंटेन के वेस्ट में येलो कलर की सॉइल दिख रही है ना आपको, जो सूखी है, जहां पानी कम होती है, धूप ज्यादा होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है एरिड सॉइल। ठीक है, उसे एरिड सॉइल कहा जाता है। एरिड सॉइल के बाद में आप क्या देखोगे, एरिड सॉइल भी काट दूं, फॉरेस्ट सॉइल। तो मैंने बताया जो ऊपर माउंटेनियस रीजन्स है, ठीक है, उन माउंटेनियस रीजन्स में क्या मिलेगा, उन माउंटेनियस रीजन्स में आपको माउंटेन सॉइल कह लो या फिर फॉरेस्ट सॉइल कह लो, जहां पे फॉरेस्ट कवर रहता है, जंगल रहते हैं, ये माउंटेन सॉइल का एरिया हो जाएगा। सिंपल है, माउंटेन सॉइल भी काट दिया, फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं जैसे। अब बच रहा है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। तो जो कंट्री का नदर्न पार्ट है, जहां पे क्या होता है, रिवर्स जो है, मेजर रिवर्स, कौन कौन सी मेजर रिवर्स है, जैसे आप देखेंगे तो गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर और इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सारे रिवर्स के इंटरप्ले से जो नदर्न प्लेन्स बनते हैं ना, 9th में पढ़ा है, इन नदर्न प्लेन्स में क्या होता है ना, सॉइल डिपॉजिट होते चली जाती है। तो वो जो सॉइल डिपॉजिट होती है, जो हर साल रिन्यू होती है बाढ़ के आने से, वो एल्यूवियल सॉइल कहलाती है। इसके अलावा ट्रिक करने के लिए एक चीज बताऊं, एल्यूवियल सॉइल आपको यहां भी मिलेगी। कौन बताएगा यहां एल्यूवियल सॉइल क्यों मिलेगी? मैं तुम्हें एक भी मैप का पॉइंट रटवाऊंगा नहीं बेटा, ठीक है, सारे मैप के पॉइंट्स जो है मैं तुम्हें रैशनल के साथ याद करवाऊंगा। बताओ
यहां भी तुम्हें एलुवियल सॉइल मिल जाएगी। एक ट्रिक करने के लिए पूछ लिया जाता है कि यहां कौन सी सॉइल है, और बच्चे इसमें रेड एंड येलो लिख के आ जाते हैं। रेड एंड येलो नहीं है, ईस्टर्न कोस्ट के पास में आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहां पर रिवर्स अपना डेल्टा बनाती है, और रिवर जब अपना डेल्टा बनाती है, ए ओशियन नहीं है, ठीक है, रिवर जब अपना डेल्टा बनाती है ना, तो डैम लिख रहे हैं बच्चे, देख। क्या तुमने ये तय कर लिया कि तुम्हें आज आखिरी क्लास में चमगादड़ बन के घर जाना है? मतलब घर पे तो है ही, घर वाले ना पहचाने ऐसा चमगादड़ बना दूं? बताओ बताओ। कोस्ट, तेरा कान लिया, इधर कान पकड़ लूं ऐसा, ठीक है। कोस्ट की स्पेलिंग क्या लिख रहे हैं? COST, कोस्ट, ठीक है, कीमत। कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया पे रिवर क्या होती है? रिवर डेल्टा बनाती है ना, तो ये रिवर जब डेल्टा बनाती है तो वो डेल्टा बनता है तो सारा एल्यूवियम डिपॉजिट हो जाता है, तो कोस्टल ट्रैक्स पे भी आपको एल्यूवियल सॉइल मिलेगी। फाइन। अब ब्लैक सॉइल एंड रेड एंड येलो बची है, तो कंट्री का जो मेजर सदर्न इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी, जिसके अंदर आपको आयरन कंपोजिशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रेड एंड येलो मिलेगी। और जो डेक्कन प्लेटू का ये वाला रीजन है, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात वाला, यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगी, यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगी। तो ये इस तरह से सॉइल्स को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन कौन सी सॉइल कहां कहां है, ठीक है। तो ये अपनी सारी सॉइल्स हो गई, मेजर सॉइल्स। क्लियर है? ये मैप को तकिए के नीचे रख के सो जाना, तो ये मैप याद हो जाएगा। सिंपल चीज है, ठीक है। मैप अपने अपने घर में चिपका लेना तो कॉन्फिडेंट रहोगे। आ जाओ, चैप्टर 2 से कोई मैप वर्क आना नहीं है। अब आते हैं चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज पे। वाटर रिसोर्सेज अच्छे से समझना। वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में कुछ डैम्स दिए गए हैं आपको, और वो डैम्स लोकेट करना है। बुक खोली, बुक खोल लो और मैप खोल लो दोनों, ठीक है। बुक खोल लो और मैप खोल लो, बुक खोलो और मैप खोलो, तेजी से बुक खोलो और मैप खोलो। अब बुक खोलने और मैप खोलने के बाद में तुम्हें अब क्या करना होगा? बुक का ये वाला मैप निकालो, चैप्टर 3 का ये वाला मैप निकालो। मैं तुम्हारे को बुक में ही प्लॉट करवाऊंगा तो आसान रहेगा, ठीक है। और जिन बच्चों के पास मैप है तो ऐसा बुक के बाजू में मैप रख लेना। अब आते हैं अपन किस चीज पे? डैम्स के ऊपर। तो क्या हो रहा है ना, सलाल, भाखड़ा नंगल, तहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा। रटना एक भी चीज नहीं है, देखो रटना एक भी चीज नहीं। क्या बोला कि मैप 1000 वीडियो मिलेंगे तुम्हें जो रटवा देंगे, रटना कुछ नहीं है, लॉजिक के साथ। अब इतने पूरे डैम में, ठीक है, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। छोटे थे जब ऐसा एक नारा लगवाया जाता था, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। तो राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप कहां से थे? राजस्थान से थे। तो ऑब्वियसली अब देखो रट नहीं रहे अपन, राणा प्रताप सागर आएगा तो राजस्थान में ही लगाना है। राजस्थान बहुत बड़ा है सर, घूम जाएंगे। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री है, कहां लगाएंगे? तो इधर तो राजस्थान सूखा है ना सर, यहाँ तो डैम हो गई नहीं, मारूंगा एक चाटा, ठीक है। राजस्थान में भी पानी होता है, तो राजस्थान बहुत बड़ा है, लेकिन राजस्थान में कहां लगाएंगे? तो राजस्थान में आप देखेंगे चंबल रिवर के ऊपर इस रीजन में क्या हो जाएगा? राणा प्रताप सागर डैम हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। फिर जय शिवा सरदार की, तो ये जो शिवा सरदार है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे जो सरदार है हमारे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तुम्हें पता है कहां से? गुजरात से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे जो डैम होगा तो गुजरात में दिखती बात है, ठीक है। तो GUJARAT गुजरात, सरदार सरोवर जो डैम है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है, ठीक है। ये गुजरात, रट कुछ नहीं रहे अपन, ठीक है, रट कुछ नहीं रहे। अब अगर आप देखोगे तो ये 2 डैम मैंने तुम्हें याद करवा दिए। अब सलाल डैम, ठीक है। तो सलाल डैम सबसे पहले शुरू करें। अब याद करने वाली चीज बता रहा हूं, पहले जो लॉजिक था वो समझा दिया, ठीक है। अब एक और जैसे लॉजिक है, तुंगभद्रा डैम जो है तो तुंगभद्रा रिवर पे है, फाइन। तो वो रिवर के नाम पे ही डैम का नाम है, तो वो भी और आसान हो जाएगा अपने लिए। अब आते हैं सीक्वेंस से। तो अब जैसे सलाल डैम की हम बात करें तो सलाल डैम कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में है। पहले स्टेट ध्यान रख लो, जम्मू एंड कश्मीर में है। ये सलाल डैम जम्मू एंड कश्मीर पे है। आपको सलाल डैम सिंपल आपको देखने को मिल रहा है, चेनाब रिवर के ऊपर क्या करना है अपने को? सलाल डैम लगाना है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो अपने सलाल डैम लगा दिया, ये पहला हो गया आपका सलाल डैम जम्मू एंड कश्मीर में। भाखड़ा नंगल, ठीक है। अब भाखड़ा नंगल डैम आप जैसे देखोगे तो भाखड़ा नंगल डैम आपका कहां पे आ गया? ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में और पंजाब जो है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पे भाखड़ा नंगल डैम। ये बुक में मैंने मार्क भी कर दिया, मैप दूंगा तो आसान रहेगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पे यहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम है हिमाचल प्रदेश में। तहरी डैम जो है तो ये अलकनंदा और भागीरथी जो है ना, तो ये दोनों रिवर्स मिलके गंगा बनती है, समझ में आ रहा है। तो अलकनंदा और भागीरथी रिवर जो है उत्तराखंड में, वहां पे आपको तहरी डैम देखने को मिलेगा। तहरी एक
टाउन भी है। मेरे हाथ में आज बहुत खुजली चल रही है, या तो पैसे मिलेंगे या पिटाई होगी किसी की, ठीक है। तो तहरी डैम जो है, तो अलकनंदा भागीरथी रिवर जो है, तो भागीरथी रिवर पे आपको क्या मिलेगा, तहरी डैम मिलेगा, ठीक है। गंगा के जो हेडवाटर्स होते हैं, तो ये उत्तराखंड में आपने लगा दिया क्या, तहरी डैम। तहरी डैम के बाद में राणा प्रताप सागर राजस्थान में लगा दिया आपने। सरदार सरोवर आपको गुजरात बताई दिया, सिंपल। हीराकुंड जो है, तो हीराकुंड जो है अब ये क्या है, ये महानदी रिवर है। महानदी रिवर पे उड़ीसा में हीराकुंड डैम है, ठीक है। ये महानदी रिवर है और महानदी रिवर उड़ीसा में आपको ये हीराकुंड डैम देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा, दो और डैम बच रहे हैं। तो नागार्जुन सागर डैम की मैं विशेषता बताता हूं। क्या होता है कि पहले ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश था। ये आंध्र प्रदेश दो हिस्सों में बढ़ गया, एक आंध्र प्रदेश रह गया और एक तेलंगाना बना। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो बॉर्डर है उस पे नागार्जुन सागर डैम सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये हो गया कृष्णा रिवर पे नागार्जुन सागर डैम, दोनों स्टेट्स की बॉर्डर पे है। और एक है आपका तुंगभद्रा जो कि है कर्नाटका में, ठीक है। तो ये तुंगभद्रा जो है आपने क्या कर दिया, कर्नाटका में लगा दिया तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा रिवर है एक ऐसी इसमें जाके मिलती है, उसी तुंगभद्रा डैम पे तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा रिवर पे तुंगभद्रा डैम है, ठीक है। तो अब आप जरा एक बार रिवीजन कर लो फटाक से। रिवीजन क्या करना है अपने को, रिवीजन सिंपल चीज है कि सलार डैम कश्मीर में है अपना ये, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम आपका हिमाचल प्रदेश में, तहरी डैम जो आपको उत्तराखंड में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, सरदार सरोवर गुजरात में है, हीराकुंड जो है, तो हीराकुंड डैम जो है आपका वो आपको यहां मिल जाएगा देखने को, क्या नाम इसका, ओडिशा में। हीराकुंड के बाद में नागार्जुन सागर आपका ये रहा और तुंगभद्रा ये रहा, ठीक है। क्लियर हुआ, इज दैट क्लियर? क्लियर है, सिंपल सिंपल, सीधा सीधा, सटीक। बताइए, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ? ठीक है, तेजी से बताओ जरा चैट में यार। सारे प्लॉट कर लिए, सारे प्लॉट कर लिए। हीराकुंड की पोजीशन जो है, हीराकुंड की पोजीशन ओडिशा में, बाबू किधर गया, हीराकुंड की पोजीशन ये रही ओडिशा में। ये छत्तीसगढ़ है। देखो देखो, मतलब मैप के साथ समय बिताना पड़ता है। मैप इज लाइक बिल्डिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप। अब समय नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, तो वो ये समय देने वाली केस है यहाँ पे। जैसे मैप को याद रखने का भी एक तरीका होता है। मैंने अब खैर आज अपनी क्लास का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मैं तुम्हें इंडिया का मैप याद कराऊं, लेकिन मैं बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये ए फॉर एवेंजर जैसा दिख रहा है कि स्टेट है ना, टाणा, तो ए से एवेंजर, ए से आसाम। क्लियर हो गया, तो ये आसाम है, ये मुझे पता चल गया इससे। अब जैसे ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ना मा मी, नमामि देवी नर्मदे, ठीक है। तो नर्मदा नदी है, नर्मदा मैया है मध्य प्रदेश में, तो ऐसा एक गीत है उनके लिए, उनकी स्तुति है, नमामि देवी नर्मदे। तो नमामि नर्मदा, नर्मदा नहीं हो रहा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ऐसे ये तीन स्टेट ध्यान होगा भैया, इधर नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ठीक है, ये आसाम है। आसान होता है ना। जैसे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को रेफरेंस लेते, छत्तीसगढ़ का ढूंढो, नहीं ढूंढ पा रहे। तो एक ऐसा सी हॉर्स की तरह दिखने वाला स्टेट है भाई साहब, ये सी हॉर्स की तरह दिखने वाला स्टेट है। देखो ये सी हॉर्स नहीं रहते वो ऐसे जानवर चुचुक चुचुक चलते हैं जो, तो वो सी हॉर्स जो रहते हैं, तो वो सी हॉर्स की तरह दिखने वाला स्टेट है छत्तीसगढ़। ऑफेंडेड नहीं होना है दोस्त, दोस्त छत्तीसगढ़ वाले मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है, ऑफेंड नहीं होना। मैं तो एक याद करने का तरीका बता रहा हूं ना तुम्हें, तो वो हो गया फाइन। तो ये अब जैसे क्या है कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक क्या रही, मायावती की भी सरकार रही। मायावती का पार्टी सिंबल क्या था, हाथी। ये देखो ये हाथी है, कैसा मतलब विजुअलाइजेशन का खेल है। ये हाथी की छोटी सी पूंछ, ठीक है, और ये हाथी की सूंड, ये हाथी की सूंड ऊपर उठाती हाथी ने। तो हाथी, मायावती, यूपी, ये यूपी हो गया आपका,
तो द थिंग इज कि आप अगर जैसे समझना चाहो तो उसको आप अपने हिसाब से विजुअलाइज करके पढ़ सकते हो। जैसे और मतलब और भी कुछ कुछ ट्रिक्स थी। मध्य प्रदेश मध्य में है, मध्य प्रदेश, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश मध्य में जो एकदम सेंटर में जो है वो मध्य प्रदेश होता है, ये सेंटर में मध्य प्रदेश हो गया, सेंटर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ऐसे आपको क्या करना होगा, मैप के साथ दोस्ती करना होगी, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अब अपन आ गए किस चीज पे, ये हो गया अपना। इसके बाद में अपन आते हैं 4th चैप्टर एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर प्लॉट करते चलना, ऑब्जेक्टिव सीधा है, 2 नंबर पक्के कर लिए, 3 नंबर और पक्के करना है। तो ज्योग्राफी के जो मैप वर्क है उससे 3 नंबर पक्के करना है। आइडेंटिफाई दी मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट। तो अब ये वाला वैसे बहुत कम रेयर आता है, लेकिन समझ लो राइस जो है कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में और कोस्टल रीजन में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ये एरिया में राइस प्रोड्यूस होता है। और कंट्री का ये जो एरिया है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सेंट्रल पार्ट में मध्य प्रदेश, ये जो पार्ट है कंट्री का, ठीक है, ये जो पार्ट है कंट्री का, इस पार्ट में क्या होता है, व्हीट मेजरली प्रोड्यूस होता है। सिंपल चीज है, ये आपको मैप दिए गए हैं, तो देखो तो क्या है, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट। अगर आप देखोगे तो मेजर एरियाज ऑफ व्हीट जो है तो ये रहे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये मेजर एरियाज हो गए व्हीट के, ठीक है। और मेजर एरियाज अगर राइस के चाहिए तो ये कोस्टल रीजन जो है, ठीक है, तो उत्तर ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कोस्टल ट्रैक जहाँ पे बारिश रिट्रीटिंग मानसून से भी होती है, तो ये 2 एरियाज हैं जहाँ पे राइस और व्हीट प्रोड्यूस होते हैं। ये कम आता है, लो प्रोबेबिलिटी वालों को मैं ऐसे ही छुड़वाते चल रहा हूँ। हाँ, अब अगर बात करें आइडेंटिफाई करने के लिए क्या आएगा, तो आइडेंटिफाई करने के लिए ये आ सकता है, लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसर स्टेट बताओ। शुगर केन का लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो अब देखो लॉजिक के साथ करेंगे सारी चीजें। शुगर केन जो है, तो शुगर केन हमने क्या देखा, शुगर केन इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स सदर्न इंडिया। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पढ़ा था अपन ने, तो सदर्न इंडिया की तरफ जा रही है मतलब पहले कहीं और थी, कहां थी, तो उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश यूपी से, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है, ये उत्तर प्रदेश क्या होता है ना, ये उत्तर प्रदेश जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे दिस स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। सिंपल चीज है, आप यूपी में देखोगे कितने सारा गन्ने की खेती भी होती है और यहाँ पे मिल्स भी है बहुत सारी, शुगर मिल्स, ठीक है, शुगर मिल्स भी है। तो शुगर मिल्स होने का कारण ये है क्योंकि शुगर केन प्रोड्यूस होता है। अब टी, तो टी क्या सिंपल चीज है, टी को कैसी जमीन चाहिए रहती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए, स्लोपिंग वो चाहिए, तो थोड़े माउंटेन एरियाज होना चाहिए, फाइन, तो हिली एरियाज में प्रोड्यूस होती है टी। तो आसाम के ऐसा है ना एक एडवर्टाइजमेंट, ताजा होले, आसाम के बगानों से ताजा पत्ती, ताजा होले, तो वो क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट से ही बोल रहे कि आसाम की चुनिंदा ताजा पत्तियों से बनी जो तरोताजगी दे दे, तो बोलना कि तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट ने मुझे याद करवा दिया, ठीक है, थैंक यू ताजा टी। तो क्या देखने को मिल रहा है आपको कि आसाम जो है मेजर प्रोड्यूसर हो जाएगा, किसका, आसाम जो है मेजर प्रोड्यूसर हो जाएगा टी का, तो ये शुगर केन का यूपी हो गया। अब समस्या ये भी है कि सर शुगर केन का यूपी होगा, ये तो हमने याद कर लिया, लेकिन यूपी कहाँ है मैप में वो याद नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी भी समय है, जहां पढ़ते हो वहां बैठ के एक मैप चिपका लेना, पॉलिटिकल मैप, ठीक है, एक पॉलिटिकल मैप जरूर चिपका लेना, ठीक। यूपी हो गया, एक बार में एक क्लास में 5 नंबर पक्का कर रहे हैं, यूपी हो गया, आसाम हो गया, किसका, टी का, तो ये आसाम आपने कर लिया। कॉफी, अब देखो कॉफी विथ करण, ठीक है, कॉफी पे कलेश, के से करण, के से कलेश, भाई कॉफी विथ करण में कलेश ही तो होता है, तो कॉफी विथ करण वाला अगर आप ध्यान रखोगे तो कॉफी विथ करण, कॉफी विथ करण, करण की कॉफी पे हुए कलेश, के से कर्नाटका, ठीक है, कॉफी विथ करण, और करण के कॉफी पीने से नाटक हो रहे हैं, कर्नाटका, ठीक है, कुछ भी बना दिया, लेकिन बना दिया, याद रहेगा ना। तो कर्नाटका की अगर हम बात करें तो ये देखो, ये कर्नाटका है ना, ये थोड़ा सा के भी बन जाता है ना, कर्नाटका का के बन गया, तो कॉफी कर्नाटका में प्रोड्यूस होती है, तो आपने कॉफी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, थर्ड वाला, ये कॉफी कर्नाटका, करण के नाटक करने से कर्नाटका हो गया, ठीक है, तो ये कॉफी विद कर्नाटका, कॉफी विद करण से कर्नाटका, ध्यान रहेगा, कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। रबर, ठीक है, अब क्या होता है, रबर की अगर बात करें तो रबर एक क्या, इक्विटोरियल क्रॉप, एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा भी था अपन ने, खूब पानी चाहिए रहता है, खूब रेनफॉल चाहिए रहती है, खूब सनलाइट चाहिए रहती है, खूब ह्यूमिडिटी, तो ये रबर जो है केरला में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो रबर जो है केरला में प्रोड्यूस होती है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग केरला हो जाएगा, ठीक है, तो केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग रबर हो गया।
फिर क्या है, कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, महाराष्ट्र। ठीक है, कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या कौन है, महाराष्ट्र। क्यों, दिखती बात है कि महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल है, तो ये कॉटन यहां से ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। जूट, अब जूट क्या है, जूट एक तरह से आपको क्या देखने को मिलता है, नखरीली क्रॉप है, खूब रेनफॉल चाहिए रहता है उसको, खूब टेम्परेचर चाहिए रहता है। तो लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसिंग देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में जूट मेजरली प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका WB जो है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपका जूट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो विथ रैशनल, थोड़ा दिमाग में रैशनल बैठा के, रटना कुछ नहीं है। ठीक है, तो विथ रैशनल अगर आप देखोगे तो आपको क्या हो गया, वेस्ट बंगाल जूट का भी समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब बताओ मुझे, क्या तुम्हें कोई मतलब, मैंने देखो नोट्स में तो मैं वैसे सारी चीजें दूंगा, ये मैंने लिख दिया कि शुगर केन उत्तर प्रदेश है, टी आसाम है, कॉफी कर्नाटक है, रबर केरला है, कॉटन महाराष्ट्र है, जूट वेस्ट बंगाल है, और ये मार्क भी कर दिया कि कौन सा स्टेट कहां है। लेकिन क्या तुम्हें रैशनल समझ में आया, हर चीज का तर्क समझ में आया, क्यों हम किसी भी स्टेट पे लगा रहे हैं। पेपर लीक कर दो, गुजरात लगाए या महाराष्ट्र कॉटन का। देखो क्या है ना, मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ाते समय समझाया था, अगर लिखा जा रहा है कि कॉटन इज मेजरली प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट मध्य प्रदेश, तो जो पहला लेटर होता है ना एनसीईआरटी का, जैसे लिखा गया है कि पल्सेस आर मेजरली प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश डैश 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 डैश, 2-3 स्टेट के नाम दिए, तो जो पहला स्टेट का नाम लिखा रहता है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग में अपन कंसीडर करके चलते हैं। तो इसीलिए अपन कॉफी में भी इसीलिए कॉटन में भी अपन क्या लगाते हैं, इसीलिए अपन कॉटन में ये लगाते हैं, महाराष्ट्र लगाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र लिखा है। एनसीईआरटी देखो नई वाली। ठीक है, मुझे 1 मिनट दे दो बस, मेरा फोन डेड हो गया है, तो मैं चैट कैसे देखूं तुम्हारी। क्या ही फर्क पड़ता है सर, आज आखिरी दिन है और देख लो चैट। ना, मस्ती नहीं कर रहा हूं। चलो, समझ में आया यहां तक। बताइए, क्लियर है। क्लियर हो जाएगा ना। तो ये एक बार में अपन ने एग्रीकल्चर चैप्टर का भी मैप समझ लिया है। आसान है सब, क्लास में, आज की क्लास में 5 नंबर पक्के करके चलेंगे। आ जाओ, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में क्या है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात करें तो इस चैप्टर में यह पूछा गया है कि कहां कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में पूछा गया कि कहां कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। अब मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात करी जाए तो उसमें सबसे पहले आयरन ओर के लिए पूछा गया है। अब यहां से मिनरल्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये 2 चैप्टर में घबराते हैं बच्चे, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने क्या रखना है, पेशेंस रखना है अपने अंदर थोड़ा सा, और उस पेशेंस को रख के क्या करना है, फिर चैप्टर को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, चलो सेटअप टूर वीडियो बनाओ। तुमने नहीं देखे, मैंने कॉकरोच पकड़ पकड़ के जो लोग बोलते थे कि सेटअप टूर करवाओ, उनको दौड़ाया है। तुम्हें भी ऐसे करवा दूं सेटअप टूर, एक बार सेटअप टूर वीडियो चाहिए इनको। कल तुम लोगों को टेस्ट नंबर 4 मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, टेस्ट नंबर 4 जो मिलेगा, तो इस टेस्ट नंबर 4 को अच्छे से क्या करना, अटेम्प्ट करना। टेस्ट नंबर 4 जब अटेम्प्ट कर लोगे तो आसान रहेगा। टेस्ट नंबर 4, तीन टेस्ट दिए, तीनों टेस्ट में कितने क्वेश्चन बने कितने नहीं बने, ये सारी चीजें भी बताओ जरा। बने थे क्वेश्चन, दिए ही नहीं टेस्ट। मुझे तो आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, सही बताऊं तो मैं तुम्हें। मतलब होता क्या था ना, पॉइंट बिंग ऐसा नहीं है कि मतलब क्लास खत्म हो, क्लास खत्म हो। पॉइंट ये है कि
डेली आप एक उसमें चलते हो ना, मोड में चलते हो आप, एक मोड रहता है आपका, तो वो क्लास में आके कांस्टेंट मोड रहता है कि क्लास मींस सुकून, ठीक है, आप हंस रहे हो, आप बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हो, आप बोल रहे हो, पढ़ा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो 5:30 बजे से पहले तक का दिन कैसा गया और 7 बजे के बाद, मतलब दिन 5:30 बजे तक का ही होता है, उसके बाद में तो फिर एक क्लास फिर दूसरी क्लास होती है। तो होता क्या है ना कि क्लास क्यों बहुत प्यारी लगती है, क्लास इसलिए प्यारी लगती है क्योंकि दिन भर कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, काम का कलेश, घर वालों का कलेश, दोस्तों का कलेश, सारे कलेश जो है वो सब छूट जाते हैं 5:30 बजे, क्योंकि 5:30 बजे यू आर ऑल टुगेदर इन अ डिफरेंट जोन, जहां क्या है, जहां पढ़ना है, पढ़ाना है, मस्ती है, और फिर क्लास खत्म होती है तो उसके बाद एनर्जेटिक फील करते हैं। मुझे एक नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग आते हैं तो वो बैठ जाते हैं यहीं पे, उनका काम करते रहते हैं, मैं क्लास लेता रहता हूं। तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन मुझे इतने सारे लोगों ने दिया है, क्या दिया एक जनरल ऑब्जर्वेशन, कि क्लास लेने से पहले, जैसे मान लो कि कुछ टेंस्ड माहौल है, क्लास लेने से पहले आपका अलग मूड था, लेकिन हमेशा क्लास लेने के बाद एक जैसा मूड होता है। वो क्या मूड होता है क्लास लेने के बाद में? चिल, हैप्पी, सेटिस्फाइड, ठीक है, एनर्जेटिक। तो मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर क्लास। तो वही है, एलमिसिट, ठीक है। बाकी क्लास खत्म हुई है, कोर्स खत्म थोड़ी ना, अभी तुम्हें 10वीं पेपर देना है। ऐसा खुश मत हो कि बस आज से पढ़ना बंद है, अभी पढ़ाऊंगा तुम्हें बहुत सारे अभी सेशन, मैराथन। हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूं मैं, 24 तारीख तक मुझे बहुत सारे काम थे जो मैं 1-1.5 महीने से कर नहीं पाया था। अभी तो फिर मुझे बैटल के लिए भी हम तीनों को एक साथ मिलना है, तो परसों मिल रहे हैं अपन बैटल में। बैटल के बाद में फिर 20 तारीख तक बैटल, फिर 1-2-3 दिन में मुझे वो सारे काम निपटाना है। 24 तारीख से लगभग 24 तारीख से तैयार रहना, तुम्हारे लिए एक बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त सरप्राइज आने वाला है। वो सरप्राइज अभय बैच के बच्चों के लिए भी है। क्या है? अभय बैच के बच्चों के लिए सरप्राइज ये है कि तुम्हें फुल लेंथ टेस्ट पेपर देंगे हम, तो वो सॉल्व करना रहेंगे। और जो अभय बैच में नहीं है, अभय बैच के बच्चे भी आ सकते हैं यूट्यूब पे। उसके बाद में अपन एक बहुत धांसू सी सीरीज शुरू करने वाले हैं, उसके पहले मुझे शॉर्ट सीरीज कंप्लीट भी करना है। तो वही है कि अब तो समय आ गया गियर अप करने का, कि अब यहां से अपने को धमाके के साथ खींचना है चीजें, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ज्योग्राफी में अब मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात करें अपन, तो ये चैप्टर देखते हैं अपन क्या है। तो इस चैप्टर में क्या हो रहा है, इस चैप्टर में जैसे अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर में ये होता है कि आयरन और माइंस की अगर हम बात करें, तो आयरन और माइंस की अगर हम बात करें तो आयरन और माइंस कहां मिलेगी? मयूरभंज, दुर्ग, बेलादिला, बेल्लारी, कुद्रेमुख, ये 5 माइंस है जो आयरन मोर में ध्यान रखना है। अब देखो, दुर्ग, बेलादिला, बेल्लारी, कुद्रेमुख, मयूरभंज, इसमें क्या क्या ध्यान रखें सर? तो कुद्रेमुख माइन के बारे में आपने पढ़ा है। कुद्रेमुख माइन के बारे में क्या पढ़ा है कि कुद्रेमुख माइन जो है, तो ये जो आयरन और बेल्ट है, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु, टुमकुर बेल्ट जो है, यहां से आयरन और एक्सपोर्ट कुद्रेमुख से होता है। तो कुद्रेमुख क्या, कुद्रेमुख माइन जो होता है यहां का आयरन और न्यू मैंगलोर पोर्ट से होता है। तो कुद्रेमुख माइन आपकी यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु बेल्ट में। अब बेल्लारी भी, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु, टुमकुर बेल्ट है, ध्यान आ रहा है? तो आयरन और बेल्ट में पढ़ा था अपन ने, तो बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु बेल्ट है, तो बेल्लारी भी यही है, कुद्रेमुख भी वहीं पे है। बेलादिला, बेलादिला और दुर्ग, तो दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ में है, और बेलादिला भी छत्तीसगढ़ की एक हिल का नाम है। वो फैक्ट वाले उसमें बॉक्स में लिखा है कि हम्प ऑफ दी ऑक्स की तरह दिखती है ये पहाड़ी, इसके लिए इसका नाम बेलादिला है। बेलादिला हो गया, दुर्ग हो गया। फिर क्या है? मयूरभंज, मयूरभंज झारखंड में आपका, मयूरभंज झारखंड में हो गया आपका, ठीक है। तो और सॉरी, मयूरभंज उड़ीसा, ठीक है, मयूरभंज जो है उड़ीसा में है, मयूरभंज माइन जो है उड़ीसा में है। तो ये मयूरभंज हो गया, ये दुर्ग हो गया, ये बेलादिला हो गया, ये बेल्लारी हो गया, ये आपका हो गया कुद्रेमुख। सिंपल 5 आयरन और माइंस आपको ऐसे ध्यान रखना है। बेलादिला मतलब क्या है कि बैल का जो हम्प होता है ना, ऐसा, मेरे बैल के मुंह से बड़ा तो उसका हम्प है, ठीक है। हैप्पी बैल, हैप्पी बैल, हैप्पी बैल, हैप्पी बैल, रंगीन बैल। बैल जो है जिम जाता है, ठीक है। तो ये बेलादिला जो बैल का हम्प होता है ना पीछे वाला, इसके जैसी दिखने वाली माइन है छत्तीसगढ़ में, पहाड़ी है, तो इसी पे उसका नाम बेलादिला पड़ा, ये बता रहा था मैं, ठीक है। तो मयूरभंज उड़ीसा, दुर्ग छत्तीसगढ़, बेलादिला छत्तीसगढ़, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु बेल्ट में आपको बेल्लारी माइंस और कुद्रेमुख माइंस मिल जाएंगी। समझ गए?
ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या आगे, अगला कोल माइंस, आयरन और माइंस हो गई। आयरन और माइन के बाद में कोल माइन। अब देखो क्या है, रानीगंज बोकारो, तो बोकारो तो झारखंड में, रानीगंज जो है तो देखो माता रानी, ठीक है, तो माता रानी कहां से आती है, माता रानी वेस्ट बंगाल में नवरात्रि का बहुत वो उत्सव रहता है ना, तो रानीगंज, तो रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, बोकारो जो है, ठीक है, तो झारखंड में है बोकारो। तालचेर और नईवेली, तो नईवेली जो है वो तमिलनाडु में है, नईवेली तमिलनाडु में है, और तालचेर जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है, तालचेर उड़ीसा में है। तो ये सिंपल 4 माइंस आपको ध्यान रखना है, कोल माइंस, ठीक है। तो ये तालचेर उड़ीसा है, ये देख लो, ये रानीगंज लगभग वहीं पॉइंट प्लॉट हुआ है, 19-20 चलता है, ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये झारखंड में, मैंने लिख भी दिया वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में तालचेर है आपका, और नईवेली माइंस जो है तो आपकी कहां पे, तमिलनाडु में। सिंपल, सीधा, सटीक, सॉर्टेड है, क्लियर हुआ। तो ये मैं आपको नोट्स दूंगा, तो अब आपको क्या करना है ना, आपको मेरे साथ प्लॉट करते चलना है कि वेस्ट बंगाल में आपका क्या हो गया, वेस्ट बंगाल में अगर आप कोल माइन देखोगे तो कौन सी है, रानीगंज है, बोकारो झारखंड में, तालचेर उड़ीसा में है, और नईवेली तमिलनाडु में। एक बार में याद नहीं होगा, कोई भी चिट्टी रोबोट के वंश से नहीं हो तुम कि, ठीक है, चिट्टी दी रोबोट, तुम सबको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन अपन आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे कि आज की क्लास में हमें पता तो चल जाए कि क्या करना है। कोल में 4 कोल माइन ध्यान रखना, चारों कोल माइन आपको पता है कहां है, सिंपल। फिर उसके बाद में आ जाओ क्या, ऑयल फील्ड्स, मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर पे अपन। हाँ, ऑयल फील्ड्स कहां से, देखो ऑयल फील्ड को याद रखने की ट्रिक बनाता हूं। कब तक आदमी सिंगल रहेगा, इनकी शादी करवा दो। दिग्बोई और नाहरकटिया की शादी हो गई, मुंबई हाई और बेसिन की शादी हो गई, कालोल और अंकलेश्वर की शादी हो गई, ठीक है। तो अब क्या है, आपके पास में 3 जोड़े बन गए, जोड़ा नंबर 1, जोड़ा नंबर 2, जोड़ा नंबर 3। अब क्या है, एक जोड़ा जो है दिग्बोई नहरकटिया, ठीक है, तो दिग्बोई नहरकटिया तो बेचारे आसाम के जोड़े हैं, ठीक है, दिग्बोई हो गया, नहरकटिया हो गया। फिर क्या है, मुंबई हाई और बेसिन, तो मुंबई हाई और बेसिन ये समुद्र के हैं, एक्वामैन की फैमिली से आते हैं। और फिर क्या है, कालोल और अंकलेश्वर, तो कालोल ऊपर है, अंकलेश्वर नीचे है। अब अगर आप देखोगे तो 3 आपने पेयर बना दिए, 3 पेयर बना दिए, दिग्बोई और नहरकटिया। दिग्बोई कंट्री की ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है जो असम में, नहरकटिया भी उसके पास में ही है। फिर क्या है, मुंबई हाई और बेसिन, ये दोनों ऑफशोर माइंस है जो समुद्र के अंदर है, मतलब एक तरह से, ठीक है, ड्रिलिंग होती है समुद्र के अंदर, ये हो गया। और फिर कालोल और अंकलेश्वर गुजरात की ऑयल फील्ड्स है, समझ में आया, गुजरात की ऑयल फील्ड्स है। तो सिंपल एक तरीके से आपने क्या कर दिया, सिंपल एक तरीके से आपने इसको कंप्लीट कर दिया। दिग्बोई, नहरकटिया, मुंबई हाई, बेसिन, कालोल और अंकलेश्वर। गॉट इट, बताइए। ये जो बच्चा पूछ रहा है, ठीक है, नटखट बच्चा, क्या आपकी जोड़ी कब बनेगी, मैं ऐसा मारता हूं कि लोग चमगादड़ बन जाते हैं। फिर चमगादड़ बन जाते हैं तो उनके क्या होता है कि उनको फिर पता ही नहीं चलता है कि उनकी जोड़ी बनना है कि नहीं बनना है। तो क्या तुम्हें चमगादड़ बनना है क्या? फिर एक और कैरेक्टर, स्प्लिट पर्सनालिटी मेरे अंदर, तुम देखा है, बंदूक कहां चले गई। स्प्लिट पर्सनालिटी को ट्रिगर करने के लिए बंदूक दिखना चाहिए, लेकिन बंदूक छुप जाती, पता नहीं कहां। मेरे अंदर से एकदम जब स्प्लिट पर्सनालिटी आती, मैं चिकारा बन जाता। अगर तुमने चिकारा भाई के साथ में मस्ती करी तो चिकारा भाई तुम्हें कभी जोड़ी नहीं बनने देंगे, इसके समझे, आ जाओ। तो ये ध्यान रहेगा, देखो ऑयल फील्ड्स को ध्यान रखने का सीधा तरीका है, 3 अपन वो बनाएंगे पैटर्न्स, दिग्बोई नहरकटिया साथ साथ में, मुंबई हाई बेसिन साथ साथ में, कालोल और अंकलेश्वर साथ साथ में, हो गया। अब जाओ थर्मल पावर प्लांट, ये भी मिनरल्स एनर्जी रिसोर्स में जाएगा। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट मतलब जहां पे कोयले से एनर्जी बनती है, तो नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम। तो नामरूप कहां पे है भाई साहब, असम में नामरूप पहला, सिंगरौली कहां पे, सिंगरौली है मध्य प्रदेश में यहां पे, और रामागुंडम जो है तो रामागुंडम तेलंगाना में है, रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट। सिंपल है ये, देखो, ठीक है, ये देख लो सिंपल। तो नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम और स्टेट्स के मैंने नाम लिख दिए हैं। लोकेटिंग लेबलिंग के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा, मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज में पावर प्लांट्स, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, वैसे ये थर्मल पावर प्लांट हो गए, वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट भी पूछे जाते हैं। तो 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट ध्यान रखना बहुत आसान है, ठीक है। कैसे, नरोरा, काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम। तो नरोरा की अगर हम बात करें तो नरोरा उत्तर प्रदेश में, तो जानते ही होंगे तुम, ठीक है, नरोरा उत्तर प्रदेश, तो पहला हो गया नरोरा उत्तर प्रदेश। दूसरा काकरापारा, तो याद रखने की टेक्निक, काकरापारा का है, खाकरा फाफड़ा कौन खाता है, जेठालाल। जेठालाल कहां से है, जेठालाल भाई गुजरात से है ना ओरिजिनली, तो बापूजी। तो
क्या हो रहा है कि काकरापारा, खाकरा फाफड़ा से ध्यान रखना, ये काकरापारा आपका रहेगा गुजरात में। तीसरा आप क्या देखोगे, तीसरा आपका रहेगा तारापुर, उसी के बाजू में, ठीक है, तारारा, ठीक है। तो तारापुर महाराष्ट्र में, और कलपक्कम, तो कलपक्कम थोड़ा सा आपको तमिल लैंग्वेज की तरह लिख रहा ना, इल्ले कलपक्कम। तो कलपक्कम क्या है आपका, कलपक्कम जैसे अगर आप देखोगे, कलपक्कम एक सिटी है जहां पे कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में, तो कलपक्कम हो गया। गॉट इट? ये 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट ध्यान रखना है। थर्मल पावर प्लांट लगा लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लिए। मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज में इतना ही है। अब देखो मैं तुम्हें मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज का एक बार रिवीजन करवाता हूं। मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज में अपन ने क्या क्या ध्यान रखना है, आयरन और माइंस, सब रटना नहीं, तुम्हें विजुअलाइज करना है। आयरन और माइंस की अगर हम बात करें तो आयरन और माइंस भी आपकी क्या है, हाँ पहले आयरन और माइंस से शुरू करते हैं। आयरन और माइंस जैसे आपकी कहा है, तो मयूरभंज, दुर्ग, बेलादिला, बेलारी, चित्रदुर्गा। तो मयूरभंज दिखती बात है जो उड़ीसा झारखंड बेल्ट है उसमें आ गई, ठीक है। ये क्या बोल सकते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाला जो बेल्ट है उसमें आ जाएगा। बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु, टुमकुर बेल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों बेल्ट में आपको माइन एक एक दे दिए, आयरन और माइन हो गई। कोल माइंस की अगर हम बात करें तो कोल माइंस में भी क्या है, रानीगंज, बोकारो, फिर उसके बाद में तालचेर, ये 3 एक पास में ट्रायंगल बना दिया, नारायणगंज, बोकारो, तालचेर, छोटा नागपुर प्लेटू पे, और एक नए वैली कोल फील्ड्स है यहाँ पे तमिलनाडु में। सिंपल हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप क्या देखोगे, ऑयल फील्ड्स, तो ऑयल फील्ड तो दिग्बोई, नहरकटिया, ठीक है, मुंबई हाई बेसिन और कालोल, अंकलेश्वर, 3 जोड़ियां बना दिया आपने। फिर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो नामरूप आसाम में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, और रामागुंडम कहां पे है, तेलंगाना में। वैसे अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी 4 है, नरोरा, काकरापारा, तारापुर, और तारापुर के बाद में कलपक्कम। सिंपल, ठीक है। ये सारे आपके क्या हो गए, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के वो हो गए पॉइंट्स। अब मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बाद में आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या है भाई साहब, कि मैन्युफैक्चरिंग जहां होती है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग किस किस चीज की होती है, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज पढ़ी थी अपन ने, टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ी थी। तो टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री में अपन ने क्या पढ़ा था, टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, ये वो जगह है जहां पे कपड़ा बन रहा है। तो मुंबई तो जानती हो, तो अब बहुत सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। मुंबई आप जानते हो, ठीक है, इंदौर नहीं जानते तो जानो, ठीक है। क्या यार भाई, यार तुम्हें इंदौर नहीं पता यार, क्या यार भाई तेरे को इंदौर नहीं पता, ठीक है। तो क्या हो गया कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गया आपका इंदौर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मिनी बॉम्बे कहा जाता है भाई इंदौर को, ठीक है। इंदौर मीटअप डन है इस बार, ठीक है, परचम लहराते इस बार इंदौर में भी। तो ये हो गया आपका क्या, मुंबई के बाद में हो गया आपका, मुंबई के बाद में हो गया आपका इंदौर, सूरत, ठीक है। केम छो मजामा, तो सूरत से क्या होता है, कपड़ा आता है ना, सूरत गुजरात हो गया। तो ये सारे पॉइंटर्स वैसे लगे, देखो डबल लगाना पड़ते। फिर मुंबई हो गया, मुंबई के बाद में इंदौर हो गया, फिर ये सूरत हो गया आपका। तो रिलेटिवली मैंने मार्क, सूरत यहां लगाओगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा 19-20 चलता है, यहाँ कर दिया वो चल जाएगा। तो मुंबई, ठीक है, मुंबई, इंदौर, सूरत के बाद में क्या है, कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। कानपुर से बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कानपुर उत्तर प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो कोयम्बटूर तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का एक पार्ट है जहां पे क्या होता है, कॉटन प्रोडक्शन जो तमिलनाडु में होता है उसका कपड़ा बनता है कोयम्बटूर में। तो ये 5 सिटीज आपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लगा दी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा और क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग में पूछा है, आयरन स्टील प्लांट्स। तो जैसे आयरन स्टील माइंस थी, उन्हीं के आसपास प्लांट्स भी होंगे, जैसे दुर्गापुर। अगेन अब दुर्गापुर का तुम खुद बता दो कि दुर्गापुर कहां होगा, वेस्ट बंगाल में, जय मां दुर्गा। बोकारो तुम्हें पता ही है, झारखंड बोकारो हो गया। जमशेदपुर भी तुम्हें पता है कहां है, झारखंड में, ठीक है, झारखंड में ही है ना, जैसे झारखंड जैसे जमशेदपुर। फिर भिलाई, तो भिलाई अगर जैसे देखोगे तो छत्तीसगढ़ में भिलाई, ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ में ही है ना, हाँ ये भिलाई छत्तीसगढ़ में है। फिर क्या है, विजयनगर कर्नाटका में, ये विजयनगर एम्पायर थी कर्नाटका में, और सलेम जो है तो तमिलनाडु में है। तो ये 6 पॉइंट जो है आयरन स्टील प्लांट्स के। आ जाओ, सिंपल सिटीज के पॉइंटर्स है जो ध्यान रखना है कि आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहां होंगे, जो आयरन अवेलेबल होगा, माइंस होंगी। तो जैसे बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु प्लांट में आपको यहाँ पे माइन वाले उसमें एरिया में आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका ये विजयनगर।
फिर उसके बाद क्या आप जैसे देख रहे हो तो फोर्थ वाला भिलाई जो है तो आपको छत्तीसगढ़ में यहाँ भिलाई मिल जाएगा। फिर आप देख रहे हो तो वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर मिल जाएगा, जमशेदपुर और बोकारो झारखंड में मिल जाएगा, जैसे झारखंड वैसे सालेम यहाँ पे तमिलनाडु में मिल गया। आयरन स्टील प्लांट के बाद में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अब देखो बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपको पता है बेंगलुरु क्या रहेगा, कैपिटल है, आईटी कैपिटल है तो बेंगलुरु तो आप लगा ही देंगे। नोएडा, तो ये दिल्ली के बाजू में नोएडा है, उत्तर प्रदेश में नोएडा हो गया। गांधीनगर, गांधीनगर कहां है मेरे दोस्त, तो गांधीनगर जैसे आप देखेंगे गुजरात, गांधीनगर गुजरात, ठीक है। मुंबई, फिर आगे वापस मुंबई, शर्म नहीं आ रही है, पुणे, तो मुंबई पुणे ये रहे महाराष्ट्र में दोनों, मुंबई पुणे ऐसे है, बस पहाड़ का डिफरेंस है एक। फिर हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद कैपिटल ऑफ तेलंगाना। बेंगलुरु आपने लगा ही दिया। चेन्नई आपको पता ही है, चेन्नई मद्रास को चेन्नई चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। और तिरुवनंतपुरम जो है आपका, यहां पे आपको देखने मिल जाएगा केरला में तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो देखो लो लगभग सब वहीं प्लॉट कर दिया अपन ने। देखो मेरे रेड देख लो और आंसर के रेड देख लो, ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। तो ये आपके सारे क्या हो गए, विद स्टेट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हो गए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ध्यान रहेंगे, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गए। अब आ जाओ लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सुन लो मेरी बात, बाकी सब में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और मिनरल्स वाले में तो तुमने चैप्टर पढ़े हैं, कर लोगे। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो है इसको बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि चैप्टर नहीं पढ़ा है। भोपाल में रविंद्र भवन जानते हो, क्यों नहीं जानते, क्या बात कर रही है तू, तेरे को नहीं पता है? चलो हाँ जी, हाँ जी, आईपीएल बेटा पढ़ लो, अभी आईपीएल आएगा। आईपीएल तो उसके पहले तुम्हारे बोर्ड आ रहे हैं, उसका थोड़ा सा कुछ वो है। अहमदाबाद में परचम, परचम तुम्हें बताएंगे सब बोर्ड्स के बाद। बोर्ड्स के बाद सारे परचम की डेट्स रिवील कर दी जाएगी। और ये मैं तुम्हें भी थोड़ा सा, सिंस टेकिंग अप दिस मोमेंट टू एक्सप्रेस दिस, साल भर पढ़ाते रहते हैं इधर कैमरे की इस तरफ, तुम साल भर कैमरे की उस तरफ पढ़ते रहते हो, बट लेट मी टेल यू, जब मीटअप में मिलते हैं ना तो मुझे तुम लोगों की आंखों में देख के इतना प्राउड महसूस होता है कि यार, मतलब ऐसा होता है ना कि ये भी होता है मीटअप में हजारों बच्चे रहते हैं, सबसे मिल भी नहीं पाते हैं, भीड़ भाड़ लग जाती है, सारा सब कुछ हो जाता है, टाइम भी नहीं रहता है, टाइम कॉन्स्टेंट भी रहता है। लेकिन वो जब वो चेहरा देखते हो आप किसी का, तो उस व्यक्ति के चेहरे पे दो आंखें होती है, सबकी दो आंखें होती है, तो उन दो आंखों में आपको क्या देखने को मिलता है ना, उन दो आंखों में आपको एक पूरा का पूरा सागर दिखाई सा देता है, ठीक है। तो मतलब दैट इज मोर देन सफिशिएंट इन मीटअप्स कि हम एक बार रूबरू हो जाते हैं तो वो भाव एक्सचेंज हो जाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है, वो मैं पढ़ लेता हूं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मीटअप्स, इसलिए मीटअप होते हैं। बस सिंपल सी चीजें मैं बता रहा हूं तुम्हें कि वो साल भर का फ्यूल रहता है, पता है, वो साल भर का फ्यूल रहता है मीटअप, कि साल भर जैसे बहुत सारे उसमें वीडियोस बनते हैं, तो वीडियो क्लिप्स जो रहते हैं तो वीडियो क्लिप्स देखते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं एक चीज मजेदार, अभी भी जैसे हम कभी कभी मिलते हैं ना तो कोई मीटअप की पुरानी क्लिप्स चलाना चालू करते हैं, मतलब हमारे पास पूरा रॉ डेटा पड़ा रहता है ना, तो क्लिप्स चलाना चालू कर दो, इतना मजा आता है, इतने देख देख के हंसते हैं, ठीक है, इमोशनल होते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मीटअप्स। करेंगे मीटअप करेंगे ना, इस बार भी मीटअप होंगे। अभी आप अच्छे से एग्जाम दो, देखो अभी अपने पास समय है, कितना समय है कि आज 15 तारीख है, तो 15 तारीख से 15 फरवरी तक पूरा 15 फरवरी को इंग्लिश का पेपर, एक महीना है। अब इस एक महीने में एक महीने में भी मान लो आखिरी के 5-10 दिन तुम इंग्लिश पढ़ोगे, या आखिरी के जो 20 दिन बच रहे हैं, 20-22 दिन, इन 20-22 दिन में अच्छा लग के मेहनत कर लेना बस, ठीक है। 20-22 दिन में अच्छे लग के मेहनत कर लेना, कि किसी का बैकलॉग होगा, किसी के किस चैप्टर में कुछ बच रहा होगा, तो मोटिवेशन ये रखना अपने आप में कि यार मुझे किसी को पीछे करने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे किसी से ज्यादा नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे 95 लाने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये मेरा अपने आप से एक तरह का द्वंद्व है, मेरा अपने आप से एक युद्ध है कि मैं अपने आप को और कितना बेहतर या कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है। तो अपने लिए करना बस, क्यों, पेरेंट्स के लिए नहीं करना है, स्कूल वालों के लिए नहीं करना है, मेरे लिए नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने लिए करना है। क्यों, क्योंकि जब आप अपनी लिमिट्स को पुश करना सीख जाओगे ना, तो हम सब सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने तुम्हें अपने पर फैलाना सिखा दिया। फाइन, और कुछ नहीं, मुझे एक नंबर से फर्क नहीं पड़ता है, लाओ तो लाओ, नहीं लाओ तो नहीं लाओ, ठीक है। मैंने पढ़ाया खूब, तुमने खूब पढ़ा,
नंबर नहीं भी आए चलेगा, आई एम मोर देन हैप्पी। लेकिन तुमने वो अपनी लिमिट्स अगर पुश करना सीख ली कि नहीं मैं पढ़ने में मन नहीं लगता था मेरा, लेकिन अब मैं पढ़ने में मन लग रहा है, क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा हूं, मन से कर रहा हूं, किसी के प्रेशर में नहीं कर रहा हूं। वो जिस दिन करना शुरू कर दिया उस दिन मैं जीत गया, ठीक है, उस दिन तुम भी जीत जाओगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्स जो है ये एक पार्ट है लाइफ का छोटा मोटा सा बस, ठीक है। इन एग्जाम्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है क्या कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के, मन हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी एक लक्ष्य को अगर निर्धारित कर रहे हो तो उस पर अपने आप को रगड़ पा रहे हो कि नहीं रगड़ पा रहे हो, क्योंकि लाइफ में यही करना होगा। कल को ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएगी वेयर यू विल नॉट फील लाइक डूइंग कि अब कर लेते हैं या नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। तो वो अगर सीख गए ना आप कि मन मूड सब एक तरफ, मोटिवेशन हमेशा एक जैसा बना रहना चाहिए, वो सीखना है तो उसका एक नेट प्रैक्टिस है आपके एग्जाम्स, ठीक है। तो अपना बेस्ट देना बाबू, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ दोस्तों, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी की अगर हम बात करें, ये जो चैप्टर, इस चैप्टर में दो चीजें पूछी गई हैं आपसे। एक मेजर सी पोर्ट्स के बारे में पूछा गया है, और दूसरा पूछा गया क्या है, दूसरा पूछा गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में सी पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में पूछा गया है, सिंपल। तो लास्ट के कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, इससे 1 नंबर पक्का आएगा। अभी तक जितना अपन ने ज्योग्राफी का पढ़ा उसमें से 2 नंबर और इसमें से 1 नंबर पक्का है। ऐसा बाइफर्केशन सीबीएसई ने नहीं दिया है, लेकिन ऐसा बाइफर्केशन तुम्हें दिगराज सर दे रहे हैं, लिख लो आज। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को बोर्ड एग्जाम में सिर्फ मैप के लिए पूछा गया है, तो 1 नंबर का मैप तो आना ही आना है मिनिमम। तो अगर हम देखें मेजर सी पोर्ट्स कौन कौन से, देखो तो कांडला, मुंबई, मार्मागांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तुतिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैराद्वीप और हल्दिया। और इसको ऐसे ही याद करना है बड़ी सिंपल तरीके से। कांडला पोर्ट बना था कब? कांडला पोर्ट बना था जब क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। तो जो कराची पोर्ट था, वो कराची पोर्ट तो पाकिस्तान वाले ले गए। करोगे क्या वहां पे? कागज की नाव चलाओगे, उसके लिए पैसे भी तो चाहिए रहते, नाव तो थी नहीं तुम्हारे पास, पोर्ट लेके क्या करोगे? ठीक है कोई बात नहीं, तो पोर्ट तो ले गए, लेकिन अब हमारे पास तो बहुत सारा ट्रेड था, वॉल्यूम था, गुड्स इधर से उधर पहुंचाने थे। तो हमने क्या किया, हमने एक नया पोर्ट डेवलप किया, जिस पोर्ट को क्या नाम दिया गया? कांडला पोर्ट। तो ये कांडला पोर्ट बना इन वेक ऑफ द लॉस ऑफ कराची पोर्ट। तो कराची पोर्ट जब हमने खो दिया तो एक कांडला पोर्ट बनाया, जिससे पूरे नॉर्थ इंडिया का कह सकते हैं एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, फूड ग्रेन्स वगैरह सारी चीजें। फिर आ जाओ क्या, लेकिन ये कांडला पोर्ट पे बहुत प्रेशर होता था, सांस नहीं आ रही, कांडला पोर्ट ऐसा बोलता था कि बहुत ज्यादा इतना वॉल्यूम में हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो कांडला पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए एक पोर्ट बना मुंबई, ठीक है, मुंबई पोर्ट बनाया गया कि इसके ऊपर पूरा प्रेशर ना आए, तो मुंबई पोर्ट बनाया दूसरा। मुंबई पोर्ट से फिर नीचे आ जाओगे तो मुंबई पोर्ट के बाद में अगर आप देखोगे तो गोवा में जो पोर्ट है उसे कहा जाता है मार्मागांव पोर्ट, ठीक है। तो गोवा का जो पोर्ट है, एक हो गया, 2 हो गया, 3, गोवा का पोर्ट जो है मार्मागांव पोर्ट है। उसके बाद में क्या है, बेंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, और कर्नाटका का जो एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो मैंगलोर है। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका का एक पोर्ट हो गया, ये 4 न्यू मैंगलोर पोर्ट हो गया। कोच्चि, ठीक है, तो केरला में आपको क्या देखने को मिलता है? केरला में आपको देखने को मिलता है कोच्चि, ठीक है, केरला में आपको कोच्चि पोर्ट देखने को मिलेगा, केरला कोच्चि। फिर ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट हो गया। वेस्टर्न कोस्ट के बाद में आप क्या देखोगे, टूटिकोरिन जो है कंट्री का सदर्न मोस्ट पोर्ट हो जाएगा। टूटिकोरिन जो है, थोड़ा सा 19-20 हो गया, रुक जाओ। टूटिकोरिन जो है, तो टूटिकोरिन कंट्री का क्या हो जाएगा? कंट्री का एकदम पूरी कंट्री का सबसे सदर्न मोस्ट बड़ा पोर्ट जो है वो टूटिकोरिन है, ठीक है। टूटिकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई भी तमिलनाडु में है, चेन्नई लगा दिया आपने। चेन्नई क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट में आता है चेन्नई। चेन्नई पोर्ट के बाद में फिर ऊपर आ जाओ विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो ये विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया। विशाखापट्टनम पोर्ट के बाद में पैराद्वीप पोर्ट आता है यहाँ पे। पैराद्वीप पोर्ट कहाँ पे आता है? उड़ीसा में आता है, तो ये पैराद्वीप पोर्ट हो गया। पैराद्वीप पोर्ट के बाद में क्या आता है? हल्दिया। हल्दिया जो है तो वो कोलकाता पोर्ट को एक तरह से क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट करता है। हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में हो गया। तो ये 10 पोर्ट एक सीक्वेंस में है, हाँ 10 पोर्ट, 10 के 10 पोर्ट क्या है? एक सीक्वेंस में है। स्टोरी सुनाऊंगा, चलो आखिरी में तुम्हें आज एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा। मैं यूजुअली ये बैच स्टार्ट होते हैं तब सुनाता हूं ये स्टोरी, लेकिन आज मैं तुम्हें बैच एंड होने पे स्टोरी सुनाऊंगा एक, ठीक है। तो ये 10 पोर्ट हैं, 10 पोर्ट ध्यान रखना। तो 10 पोर्ट में आपका क्या हो गया? 10 पोर्ट जैसे अगर आप देखोगे तो 10 पोर्ट में आपका कांडला पोर्ट हो गया। कांडला पोर्ट के बाद में आपका मुंबई पोर्ट हो गया, मार्मागांव गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटका, कोच्चि केरला, टूटिकोरिन तमिलनाडु, टी से टूटिकोरिन, टी से तमिलनाडु, ऐसे ध्यान रख सकते हो। चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पैराद्वीप पोर्ट उड़ीसा और हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल, ठीक है। एक पूरी सीक्वेंस है, वी शेप बन गया। हाँ क्लियर हो गया?
चलिए अब आ जाओ, ये मैंने पूरा मैप पे प्लॉट कर दिया है, तो ये मैप पे जो प्लॉट करा है तो इससे तुम्हें नोट्स में आसानी रहेगी, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम अपने एंड से चित्र रहे हो पेपर में ताकि तुम प्रैक्टिस कर लो। अब सी पोर्ट के बाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आखिरी के 6 पॉइंट्स, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट बहुत सारे, हमारे भोपाल में भी एयरपोर्ट है भाई, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात की जा रही है, ठीक है। जो मेजर एयरपोर्ट्स है कंट्री में वो ये है। सबसे पहले राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में, अमृतसर तुमने हिस्ट्री में भी लगाया तो एक ही पॉइंट को ध्यान रख लोगे तो दो बार यूज हो रहे हैं। अमृतसर हिस्ट्री में राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। ये दिल्ली का आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा हो गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, 2 दिल्ली का, ठीक है। इनके नाम है, दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई का एयरपोर्ट कौन सा है? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये हो गया। चेन्नई में मीनमबक्कम, चेन्नई में मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, चेन्नई का मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। फिफ्थ वाला क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा, 5वां वाला। फिर फिफ्थ वाला जो है तो सिक्स्थ वाला जो है हैदराबाद में जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ठीक है, क्या बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र। फोर्थ का आपका मीनामक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया हैदराबाद का, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल का, ठीक है। गॉट इट? चलो, तो ये आपके मैप वर्क हुए कंप्लीट। आज क्लास में चैट में एक बच्चा भी छुट्टी नहीं लिख रहा है क्यों नहीं लिख रहे हो भाई? छुट्टी क्यों नहीं लिख रहे हो? तुम नहीं जाना है? प्रो तो तुम बढ़िया, जैसे टाइम नहीं होता, 1 घंटा नहीं होता उसके पहले छुट्टी छुट्टी लिखने लगते थे। जाओ ना, तुम्हें धक्के मार के निकालू क्या क्लास से मैं मेरी? क्यों भाई? आज सिर्फ फॉर्मली अपनी अभय बैच की क्लास खत्म हो रही है मेरे दोस्त। अभी मैं आ रहा हूं मैराथन सेशन लेके, परसों मिल रहा है अपन बैटल सेशन में, और तुम्हारा पेपर जिस दिन रहेगा उस दिन सुबह तक, ठीक है, उस दिन सुबह तक दुनिया अलट की पलट भी हो जाएगी तो भी दिगराज सर खड़े हैं, ठीक है। तुम्हारा एसएसटी जो है, तुम्हारा एसएसटी पूरी तरह से, अगर मैंने इन जिम्मेदारियां ली है तो मैं मजाक से हट के कह रहा हूं कि कंधे बहुत मजबूत है, हद से ज्यादा मजबूत है। चाहो तो एक एक साइड दोनों बैठ के देख लो, 2 4 10 जितने भी बैठना है तुम्हें, तो वो अपन क्या करेंगे, वो अपन पूरी अच्छी तरीके से कर लेंगे, उसमें निश्चिंत रहो तुम। फाइन, आज अपना बस बैच खत्म हो रहा है, रिलेशन खत्म नहीं हो रहा है, और ये कभी भी नहीं होगा। ये 10वीं के साथ भी है, 10वीं के बाद भी है, निरंतरता के साथ है। पुराने बच्चे, तुम कौन सा बैच बनोगे आज से? अच्छा, 2-3 चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक कहानी सुना दूं, कहानी सुनाता हूं तुम्हें। देखो, हम कभी कभी ये सोचते हैं ना यार, कोई व्यक्ति जो जीवन में इतना सक्सेसफुल हो गया, जीवन में उसने हर वो चीज कर गया जो शायद हम इमेजिन ही कर पाए कि कैसे कर गया, वो वैसा कैसे कर जाता है, और हम क्यों नहीं कर पाते वैसा? उसमें और हम में क्या फर्क है? क्या उनके अंदर कुछ जादुई शक्तियां हैं, हम में क्यों नहीं है? तो कोई अगर कुछ कर पा रहा है और कोई अगर उस चीज को नहीं कर पा रहा, तो उसके पीछे पूरा खेल होता है माइंडसेट का, ठीक है। तो अपने को वैसा माइंडसेट बनाना है बस। वो माइंडसेट कैसे बनेगा, और वो मैं बताता हूं आपको एक कहानी से। कि भाई साहब, एक व्यक्ति था, ठीक है, जादूगर था। तो जादूगरों के पास में एक विशेषता रहती है ना उस चीज की, कि उनके अलग अलग ट्रिक्स होते हैं। तो वो एक ट्रिक ये भी थी कि तुम मुझे किसी भी प्रकार के ताले में बंद कर दो, किसी भी प्रकार के ताले के अंदर बंद कर दो, बाहर से मतलब दरवाजा लगा के ताला लगा दो, मैं वो ताला खोल लूंगा अंदर से। तो ये जादूगर की प्रसिद्धि बढ़ती चले गई कि और ऐसा जादूगर है, तुम कितने बड़ा ताला लगा दो, कितने कठिन ताला लगा दो, ताला वो खोल के बाहर निकल के आ जाता है। तो जब जादूगर की प्रसिद्धि बढ़ रही थी ना, तो क्या होता है, जादूगर की जब प्रसिद्धि बढ़ रही थी तो एक ताले बनाने वाला व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति था, बहुत समझदार व्यक्ति था। तो उसने बोला कि मैं इस जादूगर को चैलेंज करता हूं। जादूगर की नाक पे आ गई, ये बुढ़े दादा मुझे चैलेंज कर रहे हैं, चलो हो जाए 2-2 हाथ। तो कंपटीशन का दिन तय करा गया। जब मवाड़ा लग गया, एकदम से बहुत सारी भीड़ आ गई कि चलो देखेंगे कि क्या कंपटीशन होने वाला है, जादूगर जीतता है कि ये ताले बनाने वाला दादा जीतता है।
ठीक है, तो तय किया गया था कि 1 घंटे के अंदर ताला खोल के बाहर निकल के आ जाएगा जादूगर। ठीक है, तो एक कमरे में जादूगर को अंदर डाल दिया गया। बाहर से दादा ने क्या करा, दादा ने बाहर से दरवाजा लगा दिया, कुछ 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 किया बाहर, और कुछ कुछ करने के बाद में क्या है, दादा ने बोला कि योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब जादूगर अंदर से प्रयास कर रहा है, अपनी ट्रिक्स लगा रहा है, दिमाग दौड़ा रहा है कि कैसे ताला खोल दूं, कैसे ताला खोल दूं, ये वो प्रयास कर रहा है। 15 मिनट निकल गए, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 15 मिनट मैं भी खोलता हूँ 20 मिनट में। आधा घंटा निकल गया, 45 मिनट निकल गए, 50 मिनट निकल गए। अब जादूगर के पसीने छूट रहे हैं। 1 घंटा निकल गया, 1 घंटा 15 मिनट हो गया, 1.5 घंटा हो गया, और 1.5 घंटे तक जादूगर से अंदर से बाहर निकलते नहीं बना। अब जादूगर के पसीने छूट रहे थे और जादूगर को लगा कि आज मुझे कोई ट्रिक समझ नहीं आ रही कि कैसे बाहर निकलना है। जादूगर ने कहा कि मैं हार मानता हूं, आई क्विट। और जादूगर ने जैसे ही कहा मैं हार मानता हूं, आई क्विट, अपने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, वो दरवाजा धड़ से खुल गया और जादूगर बाहर गिर गया। तो इस कहानी की अब्रप्ट एंडिंग के पीछे का मैं आप तुम्हें कारण समझाता हूँ। कहानी खत्म हो गई मेरे दोस्त। इस कहानी की जो अब्रप्ट एंडिंग है उसके पीछे का कारण समझाता हूँ कि वास्तविकता में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाजे पे कोई ताला डाला ही नहीं था, उसने सिर्फ दरवाजे को ढलकाया था। और जादूगर क्या सोच रहा था कि ताला डाला है, जादूगर अपना पूरा दिमाग ताला खोलने में लगा रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या थी कि उसे सिर्फ अपने आप को पुश करना था। वही चीज होती है कि जीवन में कुछ भी कठिन, जीवन में कुछ भी आसान, कुछ भी अनअचीवेबल नहीं होता है। हम लोग चीजों को कठिन मान के एक ताला लगा लेते हैं अपने सिर पे, ठीक है, पर वास्तविकता क्या होती है कि ताला हमारा इमेजिनेशन पर ही है। ठीक है, अगर हम इमेजिन कर लें कि कोई कठिन काम नहीं और सिर्फ हम अपने आप को पुश करें, तो हम ऐसे लाखों करोड़ों ताले तोड़ सकते हैं जो सिर्फ काल्पनिक है, जो सिर्फ हमारे दिमाग में है। फाइन, तो we as a human beings have immense potential. All what we are required to do is to just channelize in the right direction. That's it. अगर हमने हमारे दिमाग को सही स्थिति में रखते हुए सही दिशा में लगा दिया, तो मैं बता रहा हूं we all will do wonders. हमने नहीं सोचा होगा कि हम क्या कर जाएंगे, बस शर्त यह है कि हमें अपने आप को पुश करना होगा। वो सारे काल्पनिक ताले जो हमने आज तक, जो लिमिटेशंस हमने हमारे दिमाग पे लगा के रखी है, उन लिमिटेशंस को हटा के हमें क्या करना होगा, ठीक है, अपने आप को पुश करना होगा। समझ गए? चलो, तो देयर इज अ रिचुअल एवरी ईयर आई परफॉर्म। वो क्या है? वो है कि भाई साहब 1 महीने के आसपास बचा है, फिक्स्ड 1 महीना बचा है, ठीक है। तो आज से इस चीज का प्रण लेते हैं अपन, क्या कि वी आर गोइंग टू हैव दिस, ठीक है, वी आर गोइंग टू हैव दिस। तो ये रही हमारी प्यारी सी आज की सेल्फी। यस, वी आर गोइंग टू हैव दिस, वी आर गोइंग टू हैव विक्ट्री ओवर बोर्ड्स एंड डेफिनेटली एंड श्योरली विल क्रैक दीज बोर्ड एग्जाम्स। क्या होता है बोर्ड एग्जाम्स? कुछ नहीं होता है, फुटबॉल बना देंगे, चमगादड़ बना देंगे बोर्ड एग्जाम का। शर्त यह है कि लग के मेहनत करेंगे। आज से तुम्हें तिलक लगा के, ठीक है, 10 रुपए का नोट देके तुम, एक विदाई बैच की लेगेसी होती है, तो तुम विदाई बैच बनोगे। और कौन सा विदाई बैच बनोगे तुम पता है तुम्हें? चैट में एक बार हो जाए विक्ट्री ओवर बोर्ड्स। मैं आज अपने चैनल का वो भी पोस्टर भी बदल दूंगा। आज से चैनल के पोस्टर पे विक्ट्री ओवर बोर्ड्स लग जाएगा, ठीक है। और उस विक्ट्री ओवर बोर्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उसका मोटो क्या है? मोटो यह है कि टुगेदर वी कैन एंड वी विल। यस, लास्ट में जब पेपर हो जाएगा तुम्हारा, तो फिर हम क्या बोलेंगे? यस सर वी डिड इट। तो टुगेदर वी कैन वी विल का सफर शुरू किया जाए, ठीक है। एक्साइटेड फॉर दिस? तो आज की क्लास को अपन अब यहीं समाप्त करते हैं मेरे दोस्तों। तुम विदाई बैच 0.4 बनोगे, 0.5 बनोगे, 4 बनेंगे, है ना। पिछले साल विदाई 3.0 गया था, ये विदाई 4.0 है, ठीक है। हमने हर साल एक सिस्टम चलाते हैं। तुम विदाई 1.0 बैच से हो ना मेरे साथ संदीप, तो तुम्हें तो याद ही होगा कि विदाई 4 है कि 3 है? 4 है, ठीक है। तो तुमसे आज से तुम विदाई 4.0 बैच हो। अब तुम्हारी भी विदाई 1 महीने के बाद। एसएसटी के लिए एग्जैक्टली एसएसटी हमारा 25 तारीख को है, तो हमारे पास में 1 महीना 10 दिन है, ठीक है। 1 महीना 10 दिन और मुझे झेलना होगा तुम्हें, ठीक। विदाई 4.0 हो तुम। चलो भाई साहब, खत्म करने का मन मेरा भी नहीं हो रहा, मुझे पता तुम्हारा भी नहीं है, लेकिन खत्म तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये खत्म करेंगे तब तो परसों के दिन अपन बैटल सेशन में मिलेंगे। तो बैटल सेशन में मिलते हैं परसों के दिन। तब तक क्या करो, आप अपना ध्यान रखो,
आज की क्लास को इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में खत्म करते हैं क्या, कि दृढ़ संकल्प ले लो, ये बैच खत्म हुआ लेकिन हमारी तैयारी अभी खत्म नहीं हुई, इट्स नॉट डन अंटिल इट्स डन। तो जो एग्जाम से अपने जैसे जैसे एग्जाम्स उसके लिए वैसे वैसे पढ़ते रहेंगे, स्टे कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे मैराथन्स हैं, अभी बहुत सारे बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस है, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है। हाथ पकड़ा है तो वो आखिरी तक नहीं छोड़ूंगा, और ये सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, ये पिछले 9 सालों से सिद्ध कर रहा हूं। ठीक है, तो साथ मिलके आगे का जो सफर है वो तय करेंगे। बस ये है कि एक जर्नी यहां पे खत्म हो रही है कि हमारा बैच जो है सोशल साइंस की जो क्लासेस है आज वो खत्म हो रही है, बट दिस टाइम साइनिंग ऑन दिस नोट दैट टुगेदर वी कैन, वी विल एंड विल हैव विक्ट्री ओवर बोर्ड्स। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।